बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं साइमा अनवर आपसे मुखातिब हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अपने घरों में महफूज रहें, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अगले लेक्चर के साथ आज हम केमिकल नेचर ऑफ डीएनए पे बात करने लगे हैं। चैप्टर आपको पता है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, पेज नंबर 129 पे हमारा आज का लेक्चर है एंड द लेक्चर इज अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो अब तक हम पीछे एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ चुके हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द हेरिडेटरी मटेरियल। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक नस्ल से अगली नस्ल में जाती है। तो अब हम इसकी केमिकल नेचर या ये इसके थोड़ा अंदर जाके हम देखेंगे कि ये क्या चीज है और किस चीज से बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक मीशर, ही डिस्कवर्ड डीएनए इन 1869। तो ये इसकी डिस्कवरी में ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, इन विच ईयर। तो ओनली 4 years आफ्टर मेंडल्स वर्क वाज पब्लिश। तो मेंडल के काम को पब्लिश हुए अभी 4 साल हुए थे। उसके बाद फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में इसको डिस्कवर किया। कैसे इसको डिस्कवर किया गया? उसने एक्सट्रैक्ट किया यानी निकाला अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म। मछली के स्पर्म सेल से, स्पर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और इंसान के सेल से इसने उनके न्यूक्लियस में से एक सफेद कलर का सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया या उसको निकाला। तो ये सब्सटेंस को इसने न्यूक्लिन का नाम दिया। न्यूक्लिन का नाम इस सब्सटेंस को क्यों दिया? बिकॉज इट सीम टू बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। इसका ताल्लुक न्यूक्लियस के साथ था। जब इसकी केमिकल नेचर को देखा गया, ये जो न्यूक्लिन को देखा गया, तो इसकी नेचर एसिडिक थी, यानी इसके अंदर एसिडिटी थी। तो इसलिए उसने न्यूक्लिन और एसिड को मिलाकर इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। फॉर 50 years बायोलॉजिस्ट डिड लिटिल रिसर्च ऑन द सब्सटेंस। अगले 50 साल रिसर्च चलती रही, बायोलॉजिस्ट इसको समझने की कोशिश करते रहे। बिकॉज नथिंग वॉज नॉन ऑफ इट्स फंक्शन इन सेल। तब तक नहीं पता था कि ये सेल में क्या काम करता है। सन 1920 में द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड वॉज डिटरमाइंड बाय द बायोकेमिस्ट पीए लेविन। तो पीए लेविन जो था, इसने 1920 में सबसे पहले इसका बुनियादी स्ट्रक्चर समझा और इसको ये पता चला कि डीएनए कंटेन्स द 3 मेन कंपोनेंट्स। किसी भी डीएनए के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। नंबर 1 द फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप। नंबर 2 द 5 कार्बन शुगर्स एंड नंबर 3 द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस called purines, which include adenine and guanine, abbreviated as adenine is abbreviated as capital A and guanine is abbreviated as capital G. Pyrimidines, which include thymine, which is abbreviated as T, and cytosine, which is abbreviated as C. आरएनए कंटेन्स यूरासिल। अब ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, डीएनए और आरएनए के अंदर कुछ फर्क होता है, और एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जो आरएनए है उसमें थाइमिन की बजाय यूरासिल, विच इज एब्रीविएटेड एज कैपिटल यू, ये पाया जाता है। तो लेविन concluded that DNA and RNA molecules are made up of repeating units called nucleotides. अब न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन भी आप इससे पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं। छोटी छोटी, जैसे किसी दीवार में ईंटें होती हैं तो पूरी दीवार बनती है, तो डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल भी इन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स से बनता है, विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब किसी भी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, जैसा कि आप ये डायग्राम आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा पेज नंबर 130 के ऊपर, तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ अ पेंटोज शुगर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 5 कार्बन शुगर है विच इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। इसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपको नाइट्रोजनस बेस नजर आती है, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपको इसके कार्बन नंबर 5 पे नजर आता है। आपने इसकी नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग वहां से हमेशा स्टार्ट करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपको नाइट्रोजनस बेस नजर आ रही है, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपको PO4 या आपको फॉस्फेट जो है या फॉस्फोरिक एसिड जो है वो नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये दो चीजें ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। In a nucleotide, as we say that nitrogenous base is attached to carbon number 1 of a pentose sugar and phosphate group is attached to carbon number 5 of the sugar. In addition, a free hydroxyl group is attached to
3 प्राइम कार्बन एटम। तो आपको एक OH ग्रुप जो है वो भी इसी डायग्राम में नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 130 फिगर 20.10। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे 3 लिखा हुआ है इस जगह पर आपको OH भी एक नजर आ रहा है। ये एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड की तस्वीर है। कई दफा एग्जाम में आता है कि ड्रा अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड, तो आप फिगर 20.10 उसमें ड्रा करेंगे। तो ये OH ग्रुप जो है आपको ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर नजर आ रहा है। द 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम, ये जो छोटी सी ऊपर इलामत है इसको हम प्राइम पढ़ते हैं। तो 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों का क्या फंक्शन है? ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं क्योंकि ये DNA और RNA को लंबी लंबी चेन्स की शक्ल में जोड़ने का काम करते हैं। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उससे DNA का धागा एक लंबी चेन की शक्ल में बनता जाता है। ये दोनों ग्रुप जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव हैं केमिकली। और ये कोई से 2 न्यूक्लियोटाइड जब भी जुड़ने होते हैं इन्हीं 2 की मदद से जुड़ते हैं। इनके दरमियान में रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन कैसे होता है? अब आपने फिगर 20.11 को देखना है, पेज नंबर 130 पे फिगर 20.11। दिस डायग्राम इज शोइंग हाउ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। तो एज यू सी देयर आर 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड आपके सामने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसमें जो फर्स्ट ऊपर वाला है इसके कार्बन नंबर 3 का जो OH है वो, और जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके कार्बन नंबर 5 का जो H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। PO4 ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, एक तरफ इसके डबल बॉन्ड O है और बाकी तीनों पे इसकी ऑक्सीजन है, तो साथ इसके हाइड्रोजन भी होते हैं। आप इसको H3PO4 समझें, हाइड्रोजन भी इसके साथ होते हैं जो यहाँ पे मिसिंग है। तो आप ये देखें कि जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 और जो नीचे वाला है इसका कार्बन नंबर 5 जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो दरमियान में 2 पॉइंट के ऊपर, अब यहां पर बेटा 2 पॉइंट के ऊपर, एक ऊपर वाले कार्बन के पास और एक ये नीचे वाले कार्बन के पास, यहां पर पानी के 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये रिमूव होंगे। तो पानी के 2 मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं एंड अ बॉन्ड इज फॉर्म। अगर आपको केमिस्ट्री के थोड़ी बहुत कंसेप्ट्स क्लियर हों तो आपको पता है कि एस्टर बॉन्ड वो होता है विच इज ऑलवेज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। तो बेटा यहां पर पानी के 2 मॉलिक्यूल जो हैं, जो OH है कार्बन नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा है, इसके एग्जैक्ट सामने ये P का O और H आएंगे। तो एक का OH और एक का H जो है मिलकर, तो जहां पे ये बॉन्ड है COP, देखें कतार में है COP बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर एक पानी का मॉलिक्यूल जो है रिमूव हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप नीचे से इसको देखें तो CH2 से शुरू करें तो COP बॉन्ड, ये भी यहां पर भी एक बॉन्ड बन रहा है एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव इन दिस केस एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से यहां पर ये बॉन्ड बनता है और आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बना है इट इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड। वाई इट इज कॉल्ड अ डाई न्यूक्लियोटाइड? क्योंकि आप देखें इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। इफ देयर आर 3 देन इट इज कॉल्ड अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड, इफ देयर आर 4 देन टेट्रा एंड सो ऑन। और जब ये जुड़ते जाते हैं एक कतार में काफी सारे, तो हम इसको कहते हैं कि अ पोली न्यूक्लियोटाइड चेन इज प्रोड्यूस। सो व्हाट इज अ DNA? DNA इज बेसिकली अ पोली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। तो यहां पर भी इसी चीज को बेटा आपके ये थ्योरी में भी बताया हुआ है कि रिएक्शन होता है बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर इन द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मींस डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। सो एलिमिनेटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट लिंक्स द 2 ग्रुप्स एंड द लिंकेज इज कॉल्ड अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आप देख सकते हैं इस पेज पर ये लफ्ज थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके दिया हुआ है, बोल्ड करके, जैसे ऊपर पायरिमिडीन को, न्यूक्लियोटाइड को, प्यूरिन को थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। तो बेटा ये सारे अल्फाज जो बोल्ड होते हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं जी बिकॉज द फॉस्फेट ग्रुप इज नाउ लिंक टू द 2 शुगर बाय मीन ऑफ अ पेयर ऑफ एस्टर। तो COP बॉन्ड या POC बॉन्ड देखें बन रहा है। द 2 यूनिट पॉलीमर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन स्टिल हैज अ फ्री। तो बेटा आप थोड़ा सा दोबारा उसी डायग्राम पे गौर करें, फिगर 20.11 पे। तो आप देखें कि ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का PO4 अभी भी आजाद है कि वो किसी और को पकड़ ले और उसके साथ एक और बॉन्ड बनाए, और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का OH जो सिरा है
3 prime, it is also available for next reaction. So both of these ends, they are highly reactive and they will continue to form bonds with other nucleotide and reaction will goes on and on. तो मजीद ये रिएक्शन जी होता रहेगा क्योंकि इनके सिरे फ्री हैं और ये it can link to other nucleotide, and in this way many thousands of nucleotides can join together in long chains, and linear strands of DNA and RNA, no matter how long, will almost always, चाहे जितनी भी लंबी चेन होगी डीएनए की, हमेशा उसका एक सिरा ऊपर वाला या नीचे वाला उस पे आपको 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप नजर आएगा और दूसरे सिरे के ऊपर आपको फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमेशा नजर आएगा। तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। फिगर 130 के ऊपर आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर इन तमाम न्यूक्लियोटाइड्स में जो जो चीज़ें हैं, सब यूनिट्स, उनके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो बेटा आपने इसमें ये भी देखना है कि राइबोज शुगर और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये स्ट्रक्चर्स आपको सारे ज़बानी आने चाहिए, आपको इनकी ड्राइंग आनी चाहिए। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में सिर्फ एक फ़र्क है कि डीऑक्सी राइबोज में जो कार्बन नंबर